नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल का दाम सस्ता हुआ। 30,000 से भी अधिक में कोरोना में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे गंभीर स्वरूप मिले। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन समेत 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिला सुरक्षा पर गारंटी मांगी। उमस भरी गर्मी से राहत की उम्मीद में बैठे दिल्ली एनसीआर वासियों को बृहस्पतिवार को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे चिलचिलाती धूप से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि हवा में नमी का स्तर अधिक होने की वजह से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 अधिक डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 24 घंटों में हवामान में नमी की स्तर 45 से 85% रहा। वहीं दिल्ली के पालम में 38.2, लोधी रोड में 73 और नजफगढ़ में 3.9 स्पॉट कॉम्प्लेक्स में सबसे अधिक 390.7 पारा पहुंच गया। दिन भर चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। शाम को सूरज ढलने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और शाम तक बारिश की संभावना भी है। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो से लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस कड़ी में 21 अगस्त तक पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अच्छी खबर ये सामने आई है कि पूरे सप्ताह लोगों को बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिलती रहेगी। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज दूसरे दिन भी पेट्रोल की दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि डीजल का दाम सस्ता हुआ है। पिछले महीने में 17 जुलाई के बाद लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल की कीमत स्थिर रही। वहीं डीजल की कीमत 20 पैसे घटी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 10.184 रुपये जबकि डीजल का दाम 89.47 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.83 रुपये व डीजल की कीमत 97.04 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 1.02.08 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.57 रुपये लीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार हो चुका है। इसके अलावा महानगर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में संक्रमण दर 3% से कम है, लेकिन वायरस के अलग अलग स्वरूप की बात करें तो देश में आधे से ज़्यादा मरीजों में गंभीर स्वरूप मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि अब तक 7293 सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें 30,000 से भी अधिक कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे गंभीर स्वरूप मिले हैं। ये स्वरूप तेजी से फैलते हैं और रिपोर्ट के अनुसार जीनोम के लिए 8471 सैंपल राज्यों से किए गए MOU के आधार पर प्राप्त हुए कुल आंक है, जबकि समुदाय स्तर पर 44,000 सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है। 90 सैंपल में डेल्टा प्लस में संबंधित स्वरूप मिले हैं, जिनके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर श्रेणी में माना है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत में 60% सैंपल में गंभीर स्वरूप मिलना सामान्य बात नहीं है। इससे पता चला है कि हर दूसरा मरीज वायरस के उन गंभीर स्वरूप की चपेट में है जो कभी भी दूसरे लहर के समान विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की मां ने उन्हें अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह काले थे। उन्होंने आगे कहा कि टैगोर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में काले थे, जबकि अन्य सदस्यों का रंग काफ़ी गोरा था। इसलिए टैगोर की मां और अन्य लोगों ने उन्हें गोद में लेने से इनकार कर दिया था। टैगोर के बारे में बोलते हुए सरकार ने कहा कि गोरी त्वचा की प्रकार होती है, एक थोड़ी पीली, दूसरी लाल रंग की होती है। टैगोर की त्वचा दूसरे प्रकार की थी, इसलिए उनकी मां उनको गोद नहीं लेती थी। हालांकि उस व्यक्ति ने भारत के लिए दुनिया जीती है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता अनुरुल मंडल ने इस मुद्दे पर कहा कि केंद्रीय मंत्री सुभाष रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और इसलिए वे उन्हें बदनाम कर रहे हैं। सुभाष सरकार को यह सब कैसे पता है? क्या वह टैगोर से पहले पैदा हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर एक बांग्ला लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वह विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे, जहां पे सुभाष सरकार ने बुधवार को यह बयान दिया था। सुभाष सरकार झारखंड में भाजपा के राज्य प्रभारी और पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र वहां की महिलाओं और लड़कियों की है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन समेत 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिला सुरक्षा पर गारंटी मांगी है। इन देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि बीते 20 साल में महिलाओं और बेटियों के अधिकारों की रक्षा की गई, उन्हें पढ़ाई और रोजगार की पूरी आज़ादी थी। अब इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि नई सरकार उन्हें जारी करेगी। 21 देशों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं। वो लोग उन वक्त सत्ता में हैं, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार की आज़ादी देनी होगी। हम इस मामले में वहाँ की नई सरकार से गारंटी चाहते हैं। बयान में आगे कहा है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के मामले में हम मानवीय आधार पर मदद के लिए तैयार हैं। नई सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि हम इस मसले पर करीबी नज़र रख रहे हैं। 20 साल में जो अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। इस बयान का सीधा सा मतलब यह है कि पश्चिमी देश तालिबान पर महिला अधिकार के मुद्दे पर अभी से दबाव बनाना चाहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश इस बात से चिंतित है कि तालिबान कहीं पिछली सरकार की तरह महिलाओं पर अत्याचार करके उन्हें घरों में कैद करने पर मजबूर ना करे। जिन देशों ने इस बयान पर दस्तखत किए हैं, उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई छोटे बड़े देश शामिल हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर बुधवार को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अनैतिक प्रथाओं के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह निर्णय गोरखनाथ समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद लिया गया था। प्रतिनिधि मंडल ने इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इस शब्द से नकारात्मक अर्थ निकलने से संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंची है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गोरखनाथ एक संत है। किसी भी राजभाषा, भाषण या किसी संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल उनके अनुयायियों की भावनाओं को अहित करना है, इसलिए अब इसका उपयोग राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में गुरु गोरखनाथ के अनेक
अनुयायी है उनकी भावनाओं इस शब्द से इस्तेमाल से आहत नहीं होने देंगे। सरकार का कार्य हर वर्ग की भावनाओं की कद्र करना है। प्रदेश में जब भी किसी समुदाय ने किसी नाम या शब्द को लेकर आपत्ति जताई है तो उसे सरकार ने या तो बदला है या तो उसके उपयोग पर पाबंदी लगाई है। कटरा जम्मू कश्मीर में आज सवेरे 5 बजे 8 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के मुताबिक अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 3.6 दर्ज की गई है। जैसे ही लोगों को धरती के हिलने का एहसास हुआ, सब बाहर की तरफ दौड़ पड़े। लोगों में भूकंप के बाद दहशत का माहौल था। हालांकि अभी इस कंपन से किसी को हानि का पता नहीं चला है। काबुल में दहशत, अफगानिस्तान में सत्ता संभालने में जुटे तालिबान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। तालिबानी नेता हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि यही इसका कोई वजूद नहीं है। हाशमी ने यह भी कहा है कि ज़रूरत नहीं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कैसी होगी क्योंकि ये एकदम सौफ है, यहाँ शरिया कानून चलेगा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान भले ही दावा कर रहा है कि वह क्रूरता नहीं दिखाएगा, लेकिन उसकी हकीकत सामने आती जा रही है। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिनमें देख रहा है कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे लोगों पर तालिबान के दहशतगर्द कोड़े बरसा रहे हैं और उन पर धारदार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार रात फिर फायरिंग हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि फायरिंग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर दी थी। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका अपने लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगा है। वहीं अफगानिस्तान के हज़ारों लोग भी वहां से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन तालिबान उन्हें गेट पर ही रोक रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को तारों से ऊपर एयरपोर्ट की तरफ से फेंक रही हैं ताकि दूसरी तरफ से अमेरिकी सैनिक उन्हें कैच कर सके और वह एयरपोर्ट के अंदर पहुँच जाए। वहीं अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में अब तक 9,000 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। पूर्वांचल के युवाओं के लिए कुछ 6 सितंबर से शुरू होने वाली सेना भर्ती कोरोना के कारण टल गई है। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले नव युवकों को इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली सूचना पर आयोजित होने वाली भर्ती में मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त है। सेना भर्ती के निर्देशक कर्नल सिद्धार्थ ने बताया कि कोरोना संकट के कारण यह निर्णय लिया गया है। हालांकि युवक अपना रजिस्ट्रेशन संभाल कर रखें। इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली भर्ती की तिथि जारी होने पर भाग ले सकेंगे। 6 सितंबर से शुरू होने वाली सेना भर्ती 30 सितंबर तक चलने वाली है। सेना भर्ती में वाराणसी के साथ ही चंदौली, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनाभद्र, मिर्जपुर, आजमगढ़ अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इसके लिए वाराणसी के छावनी स्थित रणा बाकुर मैदान में सेना की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती के निर्देशक कर्नल सिद्धार्थ ने कहा कि कोविड के चलते सेना भर्ती की तिथि आगे बढ़ाई गई है। जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी। हालांकि नव युवक अपना रजिस्ट्रेशन संभाल कर रखे। इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली भर्ती में भाग ले सकेंगे। पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लाहौर के मोनारे पाकिस्तान पार्क में एक महिला टिकटॉकर से हुई बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह महिला अपने 3 सहयोगी के साथ स्वतंत्रता दिवस पर एक वीडियो शूट कराने गई थी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने उसके साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़ दिए और उसके अलावा गहने और फ़ोन लूट लिया। आमतौर पर पाकिस्तान में इस तरह के मामले को दबाने में पुलिस और सरकार देर नहीं करती है, लेकिन इस महिला के साथ जो कुछ हुआ उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दबाव के बाद 400 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। टिकटॉकर का नाम आयशा है। उसके खुद मीडिया के दिए इंटरव्यू में घटना का विस्तार बताते हुए कहा कि ऊपर वाला मुझे मौत दे दे तो बेहतर होगा। पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार महिला ने कहा 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पर एक वीडियो शूट करने के लिए मीनारे पाकिस्तान गई थी।
वहां एक पार्क के करीब अपने 3 सहयोगी के साथ वीडियो शूट कर रही थी। इस वीडियो के लिए मैंने कई ड्रेस भी डिज़ाइन कराई थी। तब कुछ लोगों ने हम पर कमेंट शुरू कर दिए। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए के न्यूज़। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। कम भाव में ग्रोसरी का सामान खरीदना हो तो हमसे ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद डी मार्ट होता है। इसकी शुरुआत 2002 में मुंबई के पकई इलाके में हुई थी। देश भर में कंपनी में 238 स्टोर्स है। सफलता की कहानी गढ़ने वाली इस कंपनी को एक सफल निवेशक ने बनाया कि जिन्हें शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला में अपने गुरु मानते हैं। लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाले इस बिजनेसमैन का नाम राधाकिशन दमानी है। इन्हें लोग आरडी के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद कपड़े की पसंद के चलते कई लोग इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट नाम से भी पुकारते हैं। 80 में दशक में शेयर बाजार में 5,000 रुपये के साथ उतरते दामानी के नेटवर्थ आज 1.42 लाख करोड़ रुपए है। राधाकिशन दामानी की सफलता की कहानी कहाँ से शुरू हुई, वो सब अपनी कंपनी के भूतों निवेशक की आधार के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राधाकिशन दामानी अब सक्रियता से विगत डाइट फॉलो करते हैं। साथ ही हर कुंभ में गंगा नहाने जाते हैं। इनकी सादगी का आलम अलग है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज में 1.0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों की टीम बीच में तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त को होगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि वह इस ग्राउंड पर बाद कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। साथ ही भारत के पास यहां टेस्ट क्रिकेट में जीत की हैट्रिक बनाने का मौका भी मिला है। भारत ने हैंडसिप पे अब तक 6 मैच खेले हैं, इनमें से 2 मैच जीते हैं। इसके बाद भारत ने इस ग्राउंड पर 1986 और 2002 में जीत हासिल की थी। इस तरह अलग विराट की टीम भी यहां जीत दर्ज करती है। तो इस ग्राउंड पर यहां भारत की जीत की हैट्रिक होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी मुकाबला 2002 में हुआ था। इस मैच में भारत ने पारी की 46 रनों के अंतर से जीत हासिल की थी। भारत ने ग्रीन टॉप पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और कप्तान सौरव गांगुली रहे थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम को 273 रन पर ढेर हो गई थी, जिसे फॉलोअर्स से खेलना पड़ा था। इंग्लैंड की दूसरी पारी 309 रनों पर सिमटी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण के बाद सियासी अटकलें तेज हो रही हैं। इसे आमंत्रण के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा को बांटने की कोशिश में लग गई है। बता दें कि इससे पहले भाजपा के बड़े नेता मुकुल रॉय की टीएमसी में घर वापसी हुई थी। दरअसल रविवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भाजपा नेता दिलीप घोष, तथागत रॉय और विपक्ष नेता सर्वेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण दिया था। इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें काली पूजा में आने का न्योता भी दिया है। वहीं दिलीप घोष द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने के बाद से बंगाल भाजपा में भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। वर्ष 2019 के बाद से ही बंगाल के भाजपा को मिली सफलता से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल ने कई नेता भाजपा शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी को लगने लगा कि भाजपा बंगाल में उन्हें चुनौती दी जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वह भाजपा को हल्के में लेना नहीं चाहती है। इसलिए अब उनकी नज़र बंगाल भाजपा के बड़े नेताओं पर है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाने के साथ ही भारत से व्यापार रोक दिया है। अब न तो काबुल को कुछ निर्यात किया जाएगा और न ही वहां किसी चीज़ का आयात संभव है। इसके चलते बाजार में ड्राई फ्रूट्स आदि का महंगा होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के निर्देशक अजय सहाय ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। भारत के लिए आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग के जरिए होता है। फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी कार्गो को रोक दिया है, इसलिए वर्चुअली आयात भी थम गया है। सहाय ने कहा है कि कुछ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भेजी जाती हैं, जो अभी काम कर रहा है। दुबई के रास्ते भेजे जाने वाले उत्पादों की राह फिलहाल बंद नहीं हुई है। डीजी ने कहा है कि अफगानिस्तान में तेजी से बदले रहे हालातों के बावजूद भारत के व्यापारिक रिश्ते बने रहने की आशा जताई है। भारत फिलहाल अफगानिस्तान को चीनी दवाइयाँ, कपड़े, चाय, कॉफ़ी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर की सप्लाई करता है, जबकि वहां से आने वाला अधिकतर आयात ड्राई फ्रूट्स का है। हम थोड़ा प्याज और गोंद भी वहां से आयात करते हैं। बैंकों की शाखाओं में रखे लॉकरों में चोरी, डकैती, फ्रॉड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआई ने बुधवार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर भूकंप, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर को नुकसान होता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती। हालांकि बैंक को इससे अपनी शाखा में स्थित लॉकर को बचाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। अगर बैंक कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी परिस्थितियों से लेकर लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। इन वजह से ग्राहकों को जो नुकसान होता है, बैंकों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यह भरपाई उस लॉकर को सालाना किराए का अधिकतम 16 होगी। अगर किसी लॉकर का सालाना किराया 10,000 रुपये है तो प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अन्य वजह से लॉकर नष्ट होने की स्थिति में बैंक को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान उस ग्राहक को करना पड़ेगा। लॉकर किराए पर देने के बारे में आरबीआई ने कहा कि बैंक ऐसे नए ग्राहकों को एक सावधि डिपॉजिट खाता खोले। इस खाते में 3 वर्षों का किराया और लॉकर तोड़े जाने की सूरत में उसका खर्च वहन करने के बराबर रकम होनी चाहिए। हालांकि बैंक अपना मौजूदा ग्राहक पर इस तरह का अकाउंट खोलो दबाव नहीं डालेगी। समाचार में अभी बस इतना ही। आगे के समाचार देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।